हेलो क्लास 8, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में। इसके पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी बताया आपको मेटल का। उसके साथ साथ जो सेकंड वीडियो था, सेकंड पार्ट जो था मेटल और नॉन मेटल का, उसमें मैंने आपको बताया है रिएक्टिव सीरीज के बारे में। ठीक है, कुछ किताबों में वो दिया हुआ रहता है, कुछ किताबों में नहीं दिया हुआ रहता है। कहीं कहीं इंग्लिश में ट्रिक दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं हिंदी में ट्रिक दिया हुआ रहता है। जो कोई भी आपको सुविधा हो उसके अनुसार उस रिएक्टिव सीरीज को आप याद कर लें। इसके पीछे रीज़न बड़ा साफ है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया भी है। इस वीडियो में भी हम लोग जानेंगे कि रिएक्टिव सीरीज मैंने आपको क्यों याद करवाया और उसका क्या योगदान है आपको समझने में। किसको? तो केमिकल रिएक्शन को, किनके किनके बीच? तो मेटल और जो बाकी के सबस्टांसेज हैं उनके बीच। ठीक है, तो एक अगर जानते हैं, और यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया है, आप देख रहे होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, नहीं मेटल, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज नाम ही है इसका, तो इससे हमें पता चल रहा है कि केमिकली किस तरीके से वो अलग अलग तत्वों के साथ रिएक्ट करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो हेडिंग है आप वो दे दो, जिसके साथ हम रिएक्शन देखने वाले हैं मेटल का, वो है रिएक्शन विथ। अब याद रखो, रिएक्शन विथ मैंने लिख दिया तो इसके पीछे क्लियर है कि मेटल ही होगा। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी जो मेटल में, मेटल आपका कॉमन रहेगा। मेटल का रिएक्शन हम जानने वाले हैं ऑक्सीजन के साथ, कि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है तो वो किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी मेटल होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहां पर, ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, कंबाइन विथ, किसके साथ जुड़ते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एंड फॉर्म्ड, और तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं? मेटल ऑक्साइड तैयार करते हैं। ठीक है, यानी इसमें रिएक्टेंट जो होगा उसमें एक मेटल होगा, मेटल होगा एक, और एक ऑक्सीजन होगा, और यहां पर आपको मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। इसको दिमाग में रख लेना है क्योंकि ये हर एक के साथ लागू होगा, है ना। जितने भी मेटल हैं वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? आपका मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब आपके मन में हो रहा होगा कि कुछ एग्जाम्पल के द्वारा शो आउट किया जाए, तो उसको भी दिखाया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए सोडियम है और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है ना, सोडियम है और रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो वो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये जो तैयार हुआ है वो किस तरीके से हुआ है वो मैं स्पेशली वीडियो में बना दूंगा कि ये जो Na है वो O2 के साथ रिएक्शन करा और Na2O ही ऐसे ही क्यों लिखा है, ये आपको मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाकर बता दूंगा। तत्काल जान लीजिए, सोडियम क्या है? मेटल है। ऑक्सीजन तो आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर ये हो गया मेटल ऑक्साइड। यानी मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आपको एक और एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा, और ये जो रिएक्शन होता है ये रूम टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर पे। अब बोलोगे सर रूम टेम्परेचर बताने की जरूरत क्या है? क्योंकि अलग अलग तरह का जो रिएक्शन होगा वो अलग अलग सिचुएशन में होगा, है ना। टेम्परेचर किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे ये कह रहा है, दैट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो जा रहा है। दैट मीन्स एक और चीज कि ये जो मेटल है यानी सोडियम, ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। ज्यादा जो रिएक्टिव होगा ना वो कम टेम्परेचर पे भी रिएक्टिव हो जाता है ना। कुछ के लिए उसको, जैसे आपने देखा हुआ होगा, दूध आपने देखा है, दूध को जब हम किसी आग के ऊपर रखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें स्टार्टिंग में वो कोई रिएक्शन शो आउट नहीं करता है, वो एक्टिव नहीं होता है, वो उबलता भी नहीं, ठीक है। और जैसे ही वो गर्म होना शुरू होता है वो उबलना शुरू हो जाता है,
और जितना ज़्यादा गर्म होता है उतना ज़्यादा उबलता है, वो आपने देखा होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये सोडियम पहले से ही रिएक्टिव है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि रूम टेम्परेचर पर भी यह अपने आप रिएक्शन शो आउट करने लगता है ना। इसलिए जब सोडियम मेटल को अगर आप डालिएगा वाटर में, है ना, अगर आप लैब किए होंगे उसमें तो किया होगा, तो विस्फोट हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप रिएक्शन हो जाता है, आपको माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अलग से उसका इग्निशन टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने रूम टेम्परेचर क्यों लिखा है वहाँ पर, क्योंकि सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, और इसके पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, और उसका मैंने रिएक्टिव सीरीज भी आपको बताया है। अब आपके मन में एक और उठ रहा होगा कि एक और बता दीजिए, तो लैब में एक मैग्नीशियम रिबन भी होता है ना, इस तरीके से गोल लपेटा हुआ होता है, देखा होगा आपने। तो उस मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। बैलेंस नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली बता रहा हूँ। ठीक है, बैलेंस करने पर यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर लग जाएगा 2। देखिए बैलेंस है, इधर Mg का 2, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ भी 2 जुड़ा हुआ है, और ये आप देख लो ऑक्सीजन Mg के साथ 2 जुड़ा हुआ है। तो बैलेंस नहीं है, नॉर्मली ही बता रहा हूँ अभी तत्काल। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये भी लैब में आप करोगे। इसमें बताया जाता है, जब इस हम प्रोसेस को करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि मैग्नीशियम को पहले उसको साफ किया जाता है। साफ किया जाता है क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पहले से परत चढ़ी हुई रहती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, और जब तक उसको साफ नहीं करिएगा तो वो जलेगा ही नहीं। तो पहले उसको साफ किया जाता है और उसके बाद उसको जलाया जाता है, तब उससे एक श्वेत प्रकाश निकलता है ना, जिसको डायरेक्टली आप आंख से नहीं देख सकते हो, या देखोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, उसको छोड़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ये भी रूम टेम्परेचर में हो जाता है क्या? मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो बिल्कुल नहीं, मैग्नीशियम रिबन कहाँ रखा हुआ रहता है? रूम में ही रखा हुआ रहता है ना, आपने देखा हुआ लैब में ही रखा हुआ रहता है ना, वो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ रहता है, तो अपने आप आग पकड़ लेना चाहिए था। या इसको भी केरोसिन में रखा जाना चाहिए था, क्योंकि सोडियम को तो रखा जाता है, आगे मैं ऐसे ही बताने वाला हूँ टॉपिक। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है ताकि वो डायरेक्टली क्या संपर्क में ना जाए ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इसको भी रखा जाना चाहिए था, लेकिन लैब में इसको ऐसे ही रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन बड़ा साफ है कि इसको जरूरत है हीट की। अब बोलिएगा सर ये रूम टेम्परेचर पे हो जा रहा है और ये हीट इसको की जरूरत क्यों है? तो आपने रिएक्टिव सीरीज पढ़ा, रिएक्टिव सीरीज जब ध्यान से देखिए, रिएक्टिव सीरीज में सोडियम से मैग्नीशियम कहाँ होगा? नीचे होगा। तो जैसे जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर जा रहा है, रिएक्टिव सीरीज उसका कम होते जा रहा है, और रिएक्टिव सीरीज कम होते जा रहा है, इसका मतलब कि आपको अलग से हीट की जरूरत पड़ेगी एक्टिव होने के लिए, है ना, या रिएक्ट करने के लिए। तो ये हो गया मैग्नीशियम का। अब मन में एक और प्रश्न आपके आ रहा होगा कि ये सर तो आपने रिएक्शन दिखा दिया, कोई ऐसा तत्व है जो रिएक्शन दिखाता ही नहीं है? तो जैसे एक आयरन है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि आयरन है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसको आप करिएगा तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन उसमें उसको हीट देना होता है। लंबे समय तक हीट दीजिएगा तो वो रिएक्शन शो आउट कर देता है। ठीक है ना, थोड़े समय के लिए नहीं। तो आपने देखा हुआ होगा जो लोहार होते हैं, जो काम करते हैं लोहे का, है ना, वो बहुत देर तक आयरन को हीट करते हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, एंड देन उसको वो जिस आकार में बदलना चाहते हैं आकार में बदल देते हैं। तो वैसे ही उसमें प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग उसको बोलते हैं, जब ज्यादा देर तक आप हीट करते हो। तो आयरन में ज्यादा देर तक हीट करने की जरूरत होती है रिएक्शन शॉर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक ऐसे तत्व का नाम बता रहा हूँ, है ना, जो आप ज्यादा देर तक भी उसको करोगे तो नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं। जैसे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कॉपर है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाइए। और कैसे जलाइए? प्रोलॉन्ग हीटिंग करिए। यहाँ पे लिख लीजिए प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, यानी बहुत देर तक आपको हीटिंग शो आउट करनी है भैया, बहुत देर तक। प्रोलॉन्ग हीटिंग का मतलब बहुत देर तक आपको हीटिंग करनी है, और प्रोलॉन्ग हीटिंग करने के बावजूद ये नो बर्निंग शो आउट करेगा। रीजन बड़ा साफ है ना, रीजन बड़ा साफ है कि कॉपर देखो सबसे निचला पायदान पे, बहुत ही नीचे, वो रिएक्टिव सीरीज में आता ही नहीं है ना। ये अलग बात है कि कॉपर ऑक्साइड बनाएगा बट वो शो आउट नहीं करेगा बर्निंग को। ठीक है, प्रोलॉन्ग हीटिंग करने के बावजूद ऐसा होगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के बावजूद ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो बहुत ही लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, बहुत ही कम रिएक्टिव है।
अगर बाकी से तुलना किया जाए तो। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन जो आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। वो ये है कि जितने भी मेटल हैं, मेटल मतलब मालूम ही होगा आपको, 95 होते हैं उसके आसपास। तो 95 जो मेटल होते हैं वो जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, सोडियम से किया तो सोडियम ऑक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम से किया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड मतलब जिस भी मेटल से वो रिएक्शन करेंगे वो मतलब बना लेंगे। इसमें भले ही वो ना बना पा रहे हो लेकिन मैक्सिमम में वो क्या कर लेंगे, आपको बना लेंगे मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्शन करेंगे तो ये था आपका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन तो हो गया, अब बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर यानी अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ठीक है ना, एक्सेप्शन सब में होता है इसलिए ध्यान रखिएगा। ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म्ड, और क्या तैयार करते हैं, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ करता था तो यहाँ पे वाटर के साथ कर रहा है तो यहाँ पर वो बनाएगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जितने भी मेटल होते हैं अगर वो वाटर से भी क्रिया करते हैं तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन गैस है ना, फॉर्म्ड के ही फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, तो जितने भी मेटल हैं अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन अगर वो रिएक्शन करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो बनाते हैं मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और उसके साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेंगे। अब ये मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हाइड्रोजन गैस निकलता है, अगर लैब में हम इस प्रोसेस को करेंगे तो वहाँ पर भी निकलता होगा। तो बिल्कुल निकलता होगा, लैब में ही ये रिएक्शन कराया गया है और उसके द्वारा इसको वर्ड के फॉर्म में आपको लिखा गया है। लैब का ही सारा डिटेल लिखा हुआ रहता है। अब ये मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई हाइड्रोजन गैस अगर है तो इसको हम जांचें कैसे लैब में, कि मतलब वही निकल रहा है, कुछ और भी निकल रहा होगा। तो जांचने का एक तरीका बताया गया है कि आप मोमबत्ती लो हाथ में और उसको जलाओ। ठीक है, और जलाने के बाद जहाँ से आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है जिस नली से, उसके सामने उस जलती हुई मोमबत्ती को ले जाओ तो वो फटफट की आवाज़ से जलेगी। ठीक है, फटफट की आवाज़ से। और ऐसा अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप मेटल जो है अगर रिएक्शन किया है वाटर के साथ और क्या रिलीज करा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया है, साथ में वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, तो मेटल रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस वो रिलीज करता है। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा कुछ एग्जाम्पल दिया जाए आपको। तो सोडियम है, ठीक है, सोडियम रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, लेकिन ये जो वाटर है ये कोल्ड होना चाहिए। देखिए जैसे वो रूम टेम्परेचर था, सोडियम के साथ जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो कैसा टेम्परेचर चाहिए था, रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन जो वाटर का होगा कोल्ड पे भी चलेगा, क्योंकि इसके लिए कोई ज़रूरत स्पेसिफिक नहीं है। अभी तो बताया था ना मैंने, सोडियम को जैसे ही वाटर के साथ करिएगा तो वो क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको तैयार करेगा और यहाँ पर कोल्ड वाटर में ही डालने पर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसको ऑक्सीजन का सोर्स मिल जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में साथ क्या करेगा, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा ऑन टू द लास्ट। ठीक है, जांचने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि क्या यही एक एग्जांपल है कि और भी बहुत सारा है, तो बिल्कुल है। उसमें हमने मैग्नीशियम लिया था सेकंड वाला में, तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका मैग्नीशियम है और वो रिएक्शन कर रहा है H2O के साथ। मैग्नीशियम क्या है बताइए, मेटल है, और H2O क्या है, किसके लिए स्टैंड कर रहा है, वाटर के लिए।
और यहाँ पर वो बना रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और साथ में वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा रहा है, जैसे मैंने पहले ही बताया है। अब यहाँ पर जो H2O है ये आपको कोल्ड नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये इसका जो रिएक्टिविटी है वो कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका रहना चाहिए, मतलब हाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बॉइलिंग वाटर, है ना। कोल्ड वाटर से काम चल जाएगा, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए इसके लिए क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, बॉइलिंग वाटर की। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब ले लेते हैं आपको कॉपर, ठीक है। तो अगर हम कॉपर को लें, तो कॉपर को अगर हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, ठीक है ना, और यहाँ पर वाटर को जितना मन है उतना गर्म कर दो, है ना, जितना हम टेम्परेचर पे गर्म कर लो, नो रिएक्शन शो करेगा वो, क्योंकि ये रिएक्टिव है ही नहीं, नो रिएक्शन शो करेगा अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा देर तक गर्म करोगे उसके बावजूद। तो इससे हमें जानकारी क्या मिलती है, इससे हमें जानकारी यही मिल रही है कि अगर आप वाटर के साथ मेटल को रिएक्ट करोगे, वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा वाटर के साथ रिएक्शन करने पर और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके साथ वो नहीं शो आउट करता है रिएक्शन, उसमें कॉपर है। कॉपर जब H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है तो नो रिएक्शन, अगर बॉइलिंग है वाटर या स्टीम के फॉर्म में भी है तो नहीं होगा। हाँ, आयरन के साथ अगर करोगे वाटर का रिएक्शन तो उसमें स्टीम की जरूरत पड़ती है, यानी Fe+H2O करोगे, फिर उसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड शायद बनाएगा, और उसमें वो आपका वाटर को कितना भी गर्म करो, स्टीम तो ज़्यादा पावरफुल होता है ना बॉइलिंग से, लेकिन फिर भी वो रिएक्शन वहाँ पर शो आउट करेगा। लेकिन कॉपर में स्टीम वाले सिचुएशन पर भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन बड़ा साफ है कि कॉपर जो है वो एकदम लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन शो नहीं करता है। और बढ़ते हैं आगे और अगले टॉपिक पे जाते हैं। रिएक्शन विथ वाटर हो गया, अब नेक्स्ट क्या है, हमने दो रिएक्शंस के बारे में पढ़ा कि भाई अगर मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है। हमने पढ़ा कि अगर रिएक्शन करता है मेटल वाटर के साथ तो क्या होता है। और अब हम लोग बात करेंगे कि जो मेटल है रिएक्शन अगर करता है एसिड के साथ तो वो क्या करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिएक्शन विथ एसिड तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, मोस्ट मेटल, यानी मेटल में जो अधिकतर मेटल हैं रिएक्ट विथ, वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, रिएक्ट करते हैं डिल्यूट एसिड के साथ, पावरफुल नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं, डिल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं, डिल्यूट एसिड के साथ, एंड फॉर्म्ड, और क्या तैयार करते हैं बाबू, ठीक है। जितने भी मेटल हैं वो रिएक्ट करते हैं डिल्यूट एसिड के साथ और क्या तैयार करते हैं, सॉल्ट तैयार करते हैं, है ना, सॉल्ट तैयार करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ये भी ठीक है, ये भी हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज करते हैं, जैसा कि आपने इसके पहले पढ़ा जब वाटर के साथ हो रहा था। तो रिएक्शन विथ एसिड माने क्या कि जितने भी मेटल है रिएक्ट करेंगे अगर वो डिल्यूट एसिड के साथ तो वो क्या तैयार करेंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वो रिलीज करेंगे, ठीक है। अब इसको कुछ एग्जांपल ले लिया जाए। मान लीजिए कि आपका सोडियम है और वो आपका किसके साथ, HCl, HCl क्या है बताइए, एसिड है, इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं और ये डिल्यूट है, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इनका भी रिलीज हो जाएगा। ये सोडियम क्लोराइड क्या है बाबू, सॉल्ट, अभी मैंने बताया कि सॉल्ट बनाएंगे। सोडियम क्लोराइड NaCl, ये साधारण नमक कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला भी है केमिकल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है HCl, सोडियम के साथ अगर डिल्यूट HCl अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, आपस में मिलेगा, NaCl बनाएगा और H2 रिलीज करेगा, जैसा कि पहले। अब ये जो लिखा जाता है ना ऊपर सेंटेंस, ये लिखा जाता है बाय ऑब्जर्वेशन, है ना, लैब में जो हुआ है उसके द्वारा ये लिखा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा और उसके साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ सिंपल सा लॉजिक है अगला भी, अगर हम लिखें मैग्नीशियम को लेकर के, तो मैग्नीशियम अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ
रिलीज मतलब रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो Cl है, यहाँ पर Cl2 है, तो ये मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑन टू द नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगा तो स्पेशली उसमें बताना पड़ेगा बहुत सारी बातें। ठीक है, मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या करेगा बताओ जल्दी, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, फिर से उसको लेते हैं कॉपर को। कॉपर अगर आपका HCl के साथ करेगा तो यहाँ पर भी वही होगा जिसका आपको अंदेशा था, यानी नो रिएक्शन है ना, शो करेगा इवन ऑन हीटिंग। अगर उसको आप गर्म भी करोगे है ना कितना भी, तो वो रिएक्शन शो आउट नहीं करेगा। रीजन बड़ा साफ है क्योंकि वो बहुत ही लिस्ट रिएक्टिव है। तो पहला था अपने, फिर से हम रिवाइज करते हैं, मेटल अगर रिएक्शन करता था किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मेटल ऑक्साइड बनाता था। उसके बाद मेटल ने वाटर के साथ रिएक्शन करा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया, लेकिन एक साथ में एक और चीज तैयार करा, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। रिएक्शन विथ एसिड में हमने देखा कि मेटल जो होता है मोस्टली जो है वो डिलीट एसिड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट तैयार करता है कोरस्पॉन्डिंग, और उसके साथ साथ वो आपका हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन थी, वो थी कॉपर। कॉपर किसी में भी रिएक्शन शो आउट नहीं कर रहा था क्योंकि वो लिस्ट रिएक्टिव में आता है, रिएक्शन पावर उसका है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा रिएक्शन विथ एसिड हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, ठीक है, वो हम जानने वाले हैं, वो है आपका रिएक्शन विथ बेसिस। ठीक है, रिएक्शन विथ बेसिस, यानी मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड के साथ तो कर लिया, अब बेसिस के साथ अगर वो रिएक्शन करेगा तो वो क्या करेगा, इस पर बात करते हैं। तो कुछ जो मेटल्स होते हैं, पूरा मेटल नहीं या मोस्टली मेटल भी नहीं करेंगे, कुछ जो मेटल होते हैं जैसे जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, सर्टेन, यहाँ पर लिख लीजिए, टोटल नहीं, सर्टेन मेटल्स लाइक, मैंने क्या बताया था अभी, जिंक एंड कौन, एल्युमिनियम, रिएक्ट विथ बेस, है ना, बाय मोर हीटिंग, ज्यादा हीट करने पर, एंड फॉर्म्ड, और तैयार करते हैं, सॉल्ट भी तैयार करते हैं, एंड इवोल्ड, और बाहर निकालते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। तो ये सेम चीज है जैसा एसिड में था, यहाँ पर भी रिएक्शन ऑफ बेस में क्या कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे जिंक और एल्युमिनियम, वो रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद वो क्या तैयार करते हैं, सॉल्ट तैयार करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसमें अगर एग्जांपल आपको लेना होगा तो इसमें आपका है, मान लीजिए Zn है, जिंक, जिंक क्या है, मेटल है, और उसके बाद एक बेस का नाम लीजिए तो क्या हो जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंकेट बनाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो वो क्या बनाएगा, आपको बताइए जल्दी, सोडियम जिंकेट। ठीक है, Na2ZnO2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम जिंकेट, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस वो इवोल्व करेगा, अभी आपने ऊपर देखा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक दो बार रिवीजन करिएगा इसको लिखने का तो आपको आ जाएगा। रिएक्शन विथ बेस में मेटल का क्या कहा गया कि कुछ जो मेटल होते हैं जैसे जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, अगर वो रिएक्ट करता है बेस के साथ, है ना, ज्यादा जब हिट करोगे तो ही करेगा, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा, जिस भी बेस के साथ करेगा उसका सॉल्ट बनाएगा, और उसके साथ साथ इवोल्व करेगा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस वो इवोल्व करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए जरूरी है और जो आपने रिएक्टिव सीरीज पढ़ा है उसके लिए तो और ज्यादा, मतलब वो इसमें ज्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हेडिंग दे दीजिए और लिखिए
मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, इस पर हम बात करते हैं। इससे पता चल गया होगा कि मेटल इसमें डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है वो हम जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए टाइप ऑफ रिएक्शन, ये एक प्रकार का रिएक्शन का प्रकार है, ठीक है, इन विच, जिसमें क्या होता है बाबू बताओ, हाई रिएक्टिव मेटल, जो हाई रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना, वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना, ए लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है। हाई रिएक्टिव मेटल तो बता ही दिया है मैंने, स्टार्टिंग फ्रॉम द सोडियम पोटेशियम वगैरह। अब वहां से जब हम देख रहे हैं तो हाईली रिएक्टिव जो होगा वो लेस रिएक्टिव को उसके जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उससे उसको वो हटा करके अपना जगह स्थान कर लेता है, हाई वाला लो वाला को हटा देता है। सिंपल सा लॉजिक है। रोल नंबर अगर आपका 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, जो भी है, अगर आप पढ़ाई में थोड़ा सा भी धीमा मतलब रवैया अपनाते हो तो नीचे वाला जो रोल नंबर बोला होता है, अगर वो एक्टिव ज़्यादा हुआ तो वो आपके जगह को हटा करके आपकी जगह को पकड़ लेता है। तो हमेशा हाई रिएक्टिव वाला लो रिएक्टिव वाले को कवर करता है, इस बात को आप जानते होंगे। तो यहाँ पर भी वही एग्जांपल बताया गया है कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि एक रिएक्शन होगा जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल जो होगा वो डिस्प्लेस करेगा एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि एक एग्जांपल थोड़ा बता दीजिए, चलिए बता देते हैं। देखिए मान लीजिए मैग्नीशियम एक आपका मेटल है और एक सॉल्ट सॉल्यूशन है CuSO4। अब हुआ क्या कि मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो हुआ क्या आप समझ लीजिए, मैग्नीशियम ने CuSO4 में से कॉपर को कहा कि अब तुम हटो यहाँ से, मेरा जगह छोड़ दो, तो उसने मैग्नीशियम सल्फेट बना दिया। अब बेचारा कॉपर अकेले रह गया क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव नहीं था, आलसी था, आलसी जैसा हो गया ये, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट दिमाग में रखिए, मैग्नीशियम ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, है ना, कॉपर को। या एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए जिंक है और फिर से CuSO4 के साथ रिएक्शन किया तो ZnSO4 बनाया और उसने किसको, Cu को फिर से डिस्प्लेस कर दिया। तो ये रिएक्शन हमें ये बतला रहा है कि हाई रिएक्टिव मेटल जो होगा जैसे जिंक और मैग्नीशियम, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल यानी कॉपर को क्या करेगा, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन यानी CuSO4 से उसको विस्थापित कर देगा और खुद जगह उसका पकड़ लेगा। देखिए MgSO4, जहाँ पे Cu था वहाँ पे Mg हो गया और उसको डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए नाम पड़ गया है मेटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर दो, है ना। तो इसमें देखा यही गया कि इसमें पावरफुल ज़्यादा कौन है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, और ज़्यादा रिएक्टिव वाला को याद करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, उसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जो सोडियम होता है या जो पोटेशियम होता है, ठीक है, उसको केरोसिन में रखा जाता है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सोडियम को या पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा शायद, लेकिन बना करके लिखने में या ऐसे लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैं लिख करके बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि सोडियम और पोटेशियम को क्यों रखा जाता है केरोसिन में, तो लिखना है यहाँ पर जवाब, बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर सो रिएक्टिव, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील हैं, यहाँ तुरंत इनको मौका मिलेगा रिएक्शन शुरू आउट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन किसके साथ करते हैं, दे रिएक्ट विथ, ये किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो क्या क्या इनको नहीं मिलना चाहिए, तो मान लीजिए इनको वाटर से अलग कर दीजिएगा, ठीक है, वाटर से आपने इसको अलग कर दिया, वाटर इनको नहीं मिलेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये काम करते हैं, इनको एयर से अलग कर देते हैं, एयर में भी इनको नहीं आने देते हैं, ठीक है। अब वाटर और एयर से इनको अलग कर लीजिएगा, नॉर्मली आप देखिएगा रूम टेम्परेचर पे तो इनको रख सकते हो ना आप,
तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर लेते हैं, एयर के संपर्क में आने पर और वाटर के संपर्क में आने पर ये रिएक्शन कर लेते हैं। ये तीनों इनके साथ होना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए सिर्फ रूम टेम्परेचर उनको मिल जाएगा तो थोड़ी हो पाएगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि सोडियम पोटेशियम जो होता है इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इन तीनों कंडीशन पे वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, शो आउट। इसीलिए क्या किया जाता है, रिएक्शन वो शो आउट ना करे, है ना। दैट्स वाई, इसीलिए दे केप्ट इन, उनको रखा जाता है किरोसिन, किरोसिन में। किरोसिन तो जानते ही होंगे। अब सरकार इस पर थोड़ा सा देख रही है कि लोग बिजनेस भी करने लगे हैं, यानी बेचने लगे हैं, क्योंकि घर में लालटेन का इस्तेमाल तो होता नहीं, पहले लोग इस्तेमाल भी करते थे। अब लोग करते क्या है ना कि उनको सब्सिडी से मिल जाती है और फिर उसको बेच लेते हैं। और सिंपल सा लॉजिक है, करेंगे भी तो क्या करेंगे। तो किरोसिन का एक इस्तेमाल यहाँ पर भी है, लेकिन ये शायद किरोसिन इस तरीके से इस्तेमाल आप कितना ज़्यादा कर पाइएगा। तो सोडियम है, पोटेशियम है, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये वाटर या रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्शन शो आउट कर देते हैं। इसलिए इनको किरोसिन में रखा जाता है डुबोकर, ताकि ये आसानी से रिएक्शन ना कर पाए, ठीक है। अब एक और पॉइंट है कि आपने देखा हुआ होगा कि जो भी चटनी होता है, जो भी सिट्रस फ्रूट होता है, उसको मेटल वाले बर्तन में, कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वो मेटल से रिएक्शन करते हैं और कुछ टॉक्सिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो जहरीला हो जाता है, यानी फूड पॉइजनिंग हो जाता है। और आपने देखा है बिहार में ही हुआ था, बहुत दिन हो गया है अभी, लेकिन हुआ था, फूड पॉइजनिंग से बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। तो ये ना हो, इसके लिए आपको करना क्या है, कोई भी मेटल में ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं रखना है जो ऑयली हो, क्योंकि वो रिएक्शन फिर शो आउट करता है मेटल के साथ, एंड देन वो फूड पॉइजनिंग को कर देता है, ठीक है। तो ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब अगले वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, और उसके बाद आपका वीडियो मतलब मेटल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।